हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, शारदा सदन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा है मानव में जनन। उसी को लेकर आज हमारा जो टॉपिक है वो वर्षण की आंतरिक संरचना के बारे में हम जानेंगे और एक एक करके इनके पार्ट्स को हम पढ़ेंगे। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वर्षण की आंतरिक संरचना। वर्षण की आंतरिक संरचना समझने से पहले आप एक बार ये देखें, ये डायग्राम आपको दिख रहा है। मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूं। आई थिंक सबको प्रॉपर दिख रहा है। क्लियर? अब देखो, जो भी फिजियोलॉजी का केस होता है, जो भी फिजियोलॉजी की बात होती है ह्यूमन बींग्स के अंदर, तो सबसे पहली बात है बिल्कुल रटना छोड़ दो, डायग्राम याद कर लो। एक भी टॉपिक आपका ऐसा नहीं है जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो। बिना डायग्राम आप फिजियोलॉजी के टॉपिक को क्लियर नहीं कर सकते हो। तो आप ये स्ट्रक्चर आराम से देख पा रहे हो। हम यहां देखेंगे कि देखो, यहां पे एक जोड़ी वर्षण है। ये वर्षण जो है कंप्लीट दिखा रखा है, इस वर्षण को कट सेक्शन करके दिखा रखा है। इसका एलएस दिखा रखा है। टीएस ऐसे खड़ा काट होता है, एलएस टीएस ऐसे ऐसे काट होता है, एलएस ऐसे खड़ा काट होता है। ये एलएस है इसका। यहां पर आप देख सकते हो इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर में आपको छोटी छोटी ट्यूब्स दिखाई दे रही है, पतली 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 पतली। और यहां से इसके ऊपर देखो, ये कैप लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे टोपीनुमा स्ट्रक्चर दिख रही ना आप सबको। इसको अधिवर्षण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्षण का एक अच्छा साथी। जैसे रावण के साथ एक रावण उसका भाई था, यह वर्षण के साथ अधिवर्षण साथ में चलता है। अधिवर्षण मतलब आधे वर्षण जितना काम कर लेता है वो। क्या इसका काम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये शुक्राणुओं का अस्थायी संग्रह करता है कुछ टाइम के लिए और उनको मैच्योर करता है और उनको ताकत देता है आगे चलने की। अब यहां आप देखोगे तो दोनों तरफ, अच्छा, ये दोनों जो टेस्टीज हैं वो एक थैली, एक बैग में बंद होते हैं। बैग पेनिस के पीछे से आता है, पेनिस के बैक साइड से रहता है। ये आगे की तरफ पेनिस रहता है, इसके बैक साइड से रहता है। ये जो थैली है वो एक ही होती है, जिसको आप क्या कह रहे थे, जिसके बारे में हमने कल डिटेल से पढ़ ली। ठीक है। अब दोनों वर्षण से, प्रत्येक वर्षण से एक जोड़ी शुक्र वाहिनी निकलती है अधिवर्षण के आगे से। अधिवर्षण जहां खत्म हो जाता है वहां से शुक्र वाहिनी स्टार्ट हो जाती है। शुक्र वाहिनी जा रही है। अच्छा, इतना जो सिस्टम है मैंने आपको कल भी बताया, ये इतना जो सिस्टम है ये उदर गुहा के बाहर रहता है और ऊपर वाला उदर गुहा के अंदर यानी पेट में रहता है। अब आप एक चीज समझ पा रहे हो अच्छे से कि यहां से शुक्र वाहिनियां जो निकलती हैं वो शुक्र वाहिनियां वर्षण से निकलकर वापस पेट में चली जाती हैं, यानी एब्डोमिनल कैविटी में चली जाती है। क्योंकि सिस्टम जो है, बाकी का सिस्टम जो है कहाँ पड़ा है? एब्डोमिनल कैविटी में पड़ा है। तो यहां से जाती हैं और जाकर ये जो मूत्राशय है, ये मूत्राशय है, यहां से लेके, कलर आपको दिख रहा है रेड करूं या ब्लैक करूं? ये मूत्राशय है पूरा, ये मूत्राशय। और ये मूत्राशय के बाद में ये जो है, ये वाली देखो हल्की दिख रही है आपको, इनको आप मूत्र वाहिनी कहोगे। और मूत्र वाहिनी के ऊपर, यहां पे ऊपर जाओगे तो आपको क्या मिलेगी? किडनी। क्या मिलेगी? ये फिजियोलॉजी आपको याद होनी चाहिए। इतनी फिजियोलॉजी आपको याद होनी चाहिए। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। अब ये जो है शुक्र वाहिनी जाती है और शुक्र वाहिनी ऊपर जाके मूत्र वाहिनी के पास चली जाती है। ऊपर मूत्र वाहिनी पेट में, और मूत्र वाहिनी पर ऐसे कुंडलन लगा देती है, फेरी लगाती है कुंडलन, और नीचे उतर के आ जाती है। और जैसे ही आती है तो एक फूली हुई स्ट्रक्चर बनाती है। ये कॉमन से एक फूली हुई स्ट्रक्चर है। इसमें भी देख, इसमें अंदर काट के दिखा रखा है, इसको वैसे दिखा रखा है, इधर वाला पार्ट कट कट सेक्शन में दिखाया। तो ये जो फूली हुई संरचना है उसको आप एम्पुला कहोगे।
क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आ रही है? जस्ट थोड़ा सा आप नीचे जाओगे तो ये ट्यूब पतली हो जाएगी और यहां पर बेटे एक और ग्लैंड है, बिल्कुल ध्यान देने की बात है। ये एक और छोटी सी बैग लाइक स्ट्रक्चर, छोटी सी बैग लाइक ग्लैंड्स है, जिसको आप बोल रहे हो शुक्राशय ग्रंथि। अब आपको इतना पता है शुक्राशय ग्रंथि दो होती है, एक ये है और एक ये। इंग्लिश में इसको सेमिनल वेसिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ये शुक्राशय ग्रंथि जो है आगे आके इसके साथ मिल जाती है। कौन किसके साथ? एम्पुला की नली के साथ शुक्राशय की छोटी सी नली आके मिल जाती है और एक कंबाइंड ट्यूब बन जाती है। यहाँ पे कंबाइंड ट्यूब बन जाती है। ये जो कंबाइंड ट्यूब होती है इसको आप स्क्लन वाहिनी कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए, आपसे पूछा जाए कि भाई व्हाट इज द इजाकुलेटरी डक्ट, स्क्लन वाहिनी क्या है, तो आप बताओगे, आप ऐसे बताओगे शुक्र वाहिनी जब उधर गुहा में प्रवेश करती है तो मूत्र वाहिनी के ऊपर से कुंडलन करके आगे आती है, किसके पास आ जाती है? मूत्राशय के पास आ जाती है, मूत्राशय के आगे आ जाती है। और मूत्राशय के आगे आने के बाद वहां पे एक फूली हुई संरचना बनाती है जिसको एम्पुला कहते हैं। एम्पुला से एक छोटी सी नली निकलती है और पास में ही पड़ा है शुक्राशय। उसी के पास क्या पड़ा रहता है? एक जोड़ी है, एक इधर एक, उसकी एक छोटी सी नली आके एम्पुला की नली के साथ मिलकर कंबाइंड ट्यूब बन जाती है। इस कंबाइंड ट्यूब को ही आप क्या कह रहे हो? स्क्लन वाहिनी। तो कितनी हुई बेटे स्क्लन वाहिनी, कोई आप अंदाजा लगा के बताओगे कितनी हुई? दो हो गई, एक इधर से हो गई और एक इधर से हो गई। दोनों तरफ की स्क्लन वाहिनी आगे आके प्रोस्टेट ग्लैंड में खुल जाती है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड, मैं ओवरऑल आपको एक बार सारी फिजियोलॉजी समझा रहा हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं आए, फिर एक एक टॉपिक को लेंगे। ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है, ध्यान रखें, प्रोस्टेट है, शुक्राशय है, काउपर है, ये सिर्फ पुरुषों में मिलती है, महिलाओं में इनका कोई लेना देना नहीं है। प्रोस्टेट ग्लैंड, और पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर भी हो जाता है, कभी आपने सुना हो तो प्रोस्टेट कैंसर हो गया, उनमें प्रोस्टेट ग्लैंड में सूजन आ जाती है। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड सूजन आ जाती है तो पता कैसे लगता है कि भाई देखो ये आगे जाके ये है मूत्र मार्ग। क्या है? मूत्र मार्ग। और ये मूत्र मार्ग और शीशन का मार्ग एक ही होता है, कंबाइंड होता है। मूत्र का मार्ग और शीशन का मार्ग एक ही होता है, कंबाइंड होता है, अलग अलग नहीं होता। फीमेल्स में मूत्र मार्ग और जनन छिद्र दोनों अलग अलग होते हैं, बट मेल्स में मूत्र मार्ग और वीर्य मार्ग एक ही होता है। याद रखेंगे इस बात को, बहुत कॉमन सी बात है। तो यहां पर ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, तो कभी कभी क्या होती है भाई, बेकार खान पान है आपका, या फिर एक्सरसाइज की कमी है, या कोई संक्रमण हो गया है, या कोई और कोई दिक्कत है, चोट लग गई है कोई, ठीक है, तो इसमें सूजन आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। जैसे ही स्वेलिंग होती है तो देखो, अगर मान लो ये मूत्र मार्ग है और ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है? मूत्र मार्ग के ऐसे चारों तरफ, ऐसे आगे नहीं होती है, ऐसे ऐसे नहीं होती है, ऐसे होती है, समझ गए आप? ऐसे बांध के रखती है। तो जैसे इसमें सूजन आती है तो वो उसको दबा देती है, किसको? मूत्र मार्ग को। फिर पुरुषों में पेशाब आने में दिक्कत होने लग जाती है, तो जांच वांच करते हैं तो पता लग जाता है कि भाई प्रोस्टेट में सूजन आ गया है। आप थोड़ा सा नीचे जाओगे, स्क्लन वाहिनी आके इसमें मिल जाती है, दोनों तरफ की स्क्लन वाहिनी आके प्रोस्टेट ग्लैंड में मिलती है, और प्रोस्टेट ग्लैंड में मिलने के बाद वो कंबाइंड रूप से मूत्र मार्ग में चली जाती। ये मूत्र मार्ग होगा, 20 सेंटीमीटर होता है मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग यहां से स्टार्ट होके यहां तक कहलाता, ध्यान रखना, कहां से स्टार्ट होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड से स्टार्ट होकर शीशन मुंड तक जाता है, जिसको आप ग्लांस पेनिस कहते हो इंग्लिश में। तो मूत्र मार्ग 20 सेंटीमीटर लंबा होता है, जबकि शीशन की जो लंबाई है वो यहां से, मतलब ये आप ये कहोगे भाई शीशन की जो लंबाई है वो 20 सेंटीमीटर में नहीं आएगी, क्योंकि मूत्र मार्ग इतना लंबा होता है, मूत्र मार्ग 20 सेंटीमीटर लंबा होता है, तो प्रोस्टेट से होता हुआ आगे तक जाता है। जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड की बात खत्म होती है, ये दोनों तरफ की जो स्क्लन वाहिनी में आके खुल जाती है, और यहाँ पे देखो छोटी छोटी दो ग्लैंड और मिलती है आपको, जिसको आप कहते हो काउपर ग्रंथि या बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। क्या कहोगे? काउपर ग्रंथि या बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि।
ये काउपर ग्रंथि जो होती है ये यहां पर बहुत बहुत साइड में होती है, दोनों तरफ होती है, इसका अलग रोल होता है। अभी मैं ग्लैंड्स की कोई बात नहीं कर रहा, इनका काम अलग होता है। देन उसके बाद में आप अगर आगे बात करो तो सीसन की हम बात करते हैं। तो सीसन की अगर हम बात करें तो इसको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी के लिए आप बस अगर कॉमन सी बात है तो आप ये याद रखो कि जो सीसन है वो बाह्य जननांग के रूप में आता है। किसके रूप में आता है? बाह्य जननांग के रूप में आता है। एक पेशी ऑर्गन्स है, मस्कुलर ऑर्गन्स है, विदाउट बोन है, इसमें कोई बोन नहीं होती है, ब्लड सप्लाई से ही सारा काम होता है इसके अंदर, ठीक है। और ये नीचे ग्लांस पेनिस होता है, सीसन मुंड होता है, क्लियर। और ये जो ग्लैंड है वो मूत्र मार्ग की सफाई करती है। इजैकुलेशन होने से पहले, वीर्य आने से पहले मूत्र मार्ग की सफाई कर देती है ताकि एसिडिक नेचर वीर्य में न जाए, शुक्राणु न मर जाए। इतनी बातें हमारे पास। देन हम आप डिटेल से टेस्टिस के बारे में जाने। नाम जो लिखे हुए हैं सारे मैं हिंदी में लिख दूंगा यहाँ पे। रेड कलर दिख जाए, रेड कलर दिखाई दे देगा आपको, दिख रहा है? ये कट सेक्शन है सीसन का, ये कट सेक्शन है वर्षण का। किसका है? वर्षण का। तो यहां पे अगर हम आप देखें तो क्या क्या चीजें हमें दिखाई देती है। देखो ये जो चीज है ना, ये जो वर्षण होता है ना, वर्षण, एक जोड़ी होते हैं पुरुषों में, और प्रत्येक वर्षण जो है कुछ लेयर से ढका रहता है। इसमें सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसको आप कहते हो ट्यूनिका वेजाइनेलिस। ट्यूनिका वेजाइनेलिस। ये कलर दिखाई दे रहा आपको, बैंगनी सा, आई थिंक बैंगनी है ना। तो यहां से देखो, देखो डबल लेयर में, एक लेयर ये, एक लेयर ये पूरी ट्यूनिका वेजाइनेलिस है। ट्यूनिका वेजाइनेलिस जो होती है ये पूरे वर्षण को कवर करती है, लेकिन इसकी फर्स्ट सतह को छोड़कर। ये पीछे की एक सतह इसमें छुटी हुई रहती है क्योंकि वहां से स्पर्मेटिक कोड इसमें एंटर करता है। स्पर्मेटिक कोड में जो जो होते हैं वो मैंने आपको पहले बता दिए। शुक्रवाहिनी होती है, धमनी होती है, सीरा होती है, तंत्रिका होती है, तो ये जगह इसमें छुटी हुई होती है, क्लियर। देन इसके जस्ट नीचे ट्यूनिका एल्ब्यूजी वेजाइनलिस के जस्ट नीचे एक और लेयर होती है जिसको आप कहते हो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया देखो कहां दिख रही है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ये व्हाइट कलर की। ये पूरे वर्षण को कवर करती है, कहीं से छुटी हुई नहीं होती, पूरे वर्षण को ढक के रखती है। बात समझ में आ गई? एक वर्षण को छोड़कर रखती है, एक वर्षण को कवर करके रखती है। इस चीज को आप ऐसे इमेजिन करें, जैसे मान लो आपने एक बॉल ली है, बॉल, और इस बॉल के ऊपर आपने एक प्लास्टिक की, पूरे पे प्लास्टिक की थैली चढ़ा दी है, कुछ इस प्रकार से कवर करके चलती है, ठीक है। अब आगे क्या होता है, ये जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया ना, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया ये जो ये वाली होती है, ये इसकी पश्च सतह, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया की पश्च सतह थोड़ी मोटी हो जाती है, ये वाली। इसकी पश्च सतह मोटी हो जाती है, किसकी? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया की। इसकी पश्च सतह मोटी होकर एक ऐसे खड़ा पट बनाती है, खड़ा। इस खड़े पट को आप कहते हो मध्य विभाजक वर्षण। मेडियस्टीनम, इंग्लिश में आप क्या कहोगे? मेडियस्टीनम। मध्य विभाजक वर्षण
वर्षण को दो असमान भागों में बांटता है, एक छोटा भाग और एक बड़ा भाग। ये समझ में आ गई बात। देन उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया ही है, ये बड़े भाग में अनुप्रस्थ धस जाती है। अनुप्रस्थ ऐसे, जैसे ऐसे आ रही है, ऐसे धस गई। अनुप्रस्थ धस के बड़े भाग को अनेक छोटे छोटे भागों में बांट देती। समझ में आ गई बात। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया क्या करती है, बड़े भाग में अनुप्रस्थ धस कर बड़े भाग को अनेक छोटे छोटे भागों में बांट देती है। इनको आप क्या कहते हो, वर्षण पालिया। ये 200 से 300 में बांट देती है। किस में बांट देती है? एक और लेयर होती है जिसका नाम होता है ट्यूनिका वेजाइनेलिस। हो गई आपके एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका वेस्कुलोसा एक और नाम आता है। क्या नाम आता है? ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ट्यूनिका वेस्कुलोसा ये जो वर्षण पालिया इनको अंदर से कवर करती है। ये एक और लेयर होती है। ट्यूनिका वेजाइनेलिस, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया तथा ट्यूनिका वेस्कुलोसा। अब आप देखो इसमें अगर आपको दिख रही हैं तो हल्की हल्की नलियां सी दिख रही हैं इसमें, हल्के पिंक कलर की सी। इसमें जो हल्की हल्की नलियां होती है ना, ये कुछ ऐसे कुंडलित पड़ी रहती हैं ऐसे। तो ये 2 से 3 होती हैं, 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं। इन नलियों को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो मैंने कहा प्रत्येक वर्षणपाली में 2 से 3 शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती है, तकरीबन 900 के लगभग। अगर आप इसका मतलब आंकिक रूप से अगर इसका आप निकालो आंसर, तो लगभग 900 के लगभग हो गई। 900 वाली जो होती हैं ये सारी 900 मिलकर आगे जाती हैं और आगे जाकर मध्य विभाजक वर्षण को पार कर जाती हैं और छोटे कोष्टक में चली जाती है। जब तक ये छोटे कोष्टक में पहुंचती है तब तक ये कम हो जाती है, यानी ये 200 900 के लगभग थी, वो 20 से 30 हो जाती है आपस में बटकर, मिल मिलकर, और इसमें जाकर मध्य विभाजक वर्षण को पार करके छोटे कोष्टक में आके यहाँ पे एक गुच्छा बना लेती हैं। इस गुच्छे को आप कहते हो वर्षण जालक। क्या कहते हो? वर्षण जालक। इस वर्षण जालक के शीर्ष से 10 से 12, इसी से 10 से 12 अपवाही नलिकाएं निकलती हैं। कितनी? ये अपवाही नलिकाएं आकर अधिवर्षण में खुल जाती। ये अधिवर्षण होता। क्लियर? ये फिजियोलॉजी होती है वर्षण। तो समझ में आया होगा आपको। एक बार मैं वैसे ही बता देता हूं आपको ओरली। देखो ये वर्षण है, इस पे सबसे बाहर होती है ट्यूनिका वेजाइनेलिस, पूरे को कवर करती है। पश्च सतह छुटी रहती है, पीछे की सतह छूट जाती है। इसको आप बोल रहे हो ट्यूनिका वेजाई। इसके जस्ट नीचे जो लेयर होती है, ये रेड कलर की मैं बना देता हूं, इसको आप कहते हो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ये पूरे वर्षण को कवर करती है, कहीं से नहीं छोड़ती। इसकी पश्च सतह मोटी हो जाती है, पीछे की सतह, और मोटी होकर एक ऊर्ध्वाधर पट्ट बनाती है। इसको आप कहते हो
मध्य विभाजक वर्षण, मध्य विभाजक वर्षण वर्षण को दो असमान भागों में बांटता है, एक बड़ा भाग और एक छोटा भाग। जो बड़ा भाग होता है उसके अंदर ये ही जो रेड कलर की मैंने बनाई क्या, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, यही अनुप्रस्थ रूप से धस जाती है इसमें, और बड़े वर्षण को अनेक छोटे छोटे पालियों में बांट देती है। इनको आप कहते हो वर्षण पालियां। क्या कहते हो? वर्षण पालियां। वर्षण पालियों में आंतरिक रूप से एक और लेयर मिलती है आपको, जिसका नाम था ट्यूनिका वैस्कुलोसा। प्रत्येक वर्षण पाली में 2 से 3 शुक्रजनन नलिकाएं पाई जाती हैं, तकरीबन 900 हो गई। ये आपस में 20 से 30 बन जाती हैं और मध्य विभाजक वर्षण को पार करके छोटे कोष्टक में आ जाती और यहाँ आके गुच्छा बना लेती हैं। इसको आप कह रहे हो वर्षण जालक, और वर्षण जालक के शीर्ष से 10 से 12 नलिकाएं अपवाही नलिकाएं निकलती हैं और बाहर निकलकर यहाँ पर किस में आके मिल जाती हैं? अधिवर्षण में। ये अधिवर्षण होता है। खुद नलिकाओं से, इसमें नली तो आके खुली है तो नलिकाओं से बना होता है, और ये शुक्रवाहिनी होती है। ये फिजियोलॉजी होती है पूरी वर्षण की, तो आपको शायद अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो हमने जो बात की है वो ये बात की है कि भैया आप डायग्राम आपके एनसीईआरटी में भी डाल रखा है ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। वर्टिकल रूप से मैंने सारी बातें यहाँ पे डाल दी है, ठीक है। तो अगर आप यूट्यूब भी देखते हो चैनल पे, तो भी आप, मैंने कल भी आपको शेयर किए थे, कुछ बच्चे कह रहे थे कि आ नहीं रहे, एक बार देख लेना। ये आगे तक मेंटेन है, जितने कर सकते हो उतने कर लेना। तो आज की हमारी जो स्ट्रक्चर है वो वर्षण के ऊपर पूरी हो गई है, और इससे पहले मैंने वर्षण कोश के बारे में आपको अच्छे से समझा दिया है, इसको घर जाके पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। ओके।